इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कवर होता है साइंस एंड टेक में, एक पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें कवर होता है, और उसके अलावा एक टॉपिक और होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ भी नई डिस्कवरी होती है या उससे रिलेटेड कुछ भी जो मान लो कोई न्यू टाइप का एग्रीकल्चरल मेथड आता है तो वो एग्रीकल्चर टॉपिक में कवर होता है। तो ये भी हमारे साइंस एंड टेक का ही पार्ट होता है। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करता है टाइप ऑफ राइस कल्टीवेशन से, और उसी के अंदर एक फर्दर सब टाइप है वो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई है वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा विद द सपोर्ट ऑफ एक्सिस बैंक फाउंडेशन। स्टडी में ये उन्होंने असेस किया है कि जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है SRI, ये तो एक तो वाटर सेविंग है और इनपुट कॉस्ट इससे कम आती है, प्लांट की ग्रोथ बढ़िया तरीके से होती है, और दूसरे सोशल इम्पैक्ट्स इस पर बहुत से पड़ते हैं, जैसे कि जैसे हमारा जो वाटर लेवल है वो डाउन जा रहा है तो वो भी सोशल इम्पैक्ट्स के अंदर ही आता है। उसके अलावा क्योंकि ये प्रोडक्शन ज़्यादा करता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो हंगर प्रॉब्लम है वो कम होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेपल फूड है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके अलावा SI promises to save 10 to 20% ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इम्प्रूव्स राइस प्रोडक्टिविटी, मतलब इससे राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट देखते हैं राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। राइस जो है एक स्टेपल फूड है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद ओवर 3 मिलियन कंज्यूमर्स एवरी डे। राइस जो है ये एक स्पीसीज से आता है जिसका नाम है ओराइजा सतीवा। ये डिसेंडेंट है ग्रास स्पीसीज का, वाइल्ड ग्रास स्पीसीज का। इसकी डिस्कवरी ऐसे होती है कि एक वाइल्ड ग्रास स्पीसीज थी, जब उन्होंने उसकी रूट्स पे देखा तो उनको ना वहाँ पे कुछ सीरियल्स मिले या ग्रेन्स मिले। जब उन्होंने खा के देखा तो उन्हें लगा कि मतलब इसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो राइस की जो डिस्कवरी है वो इस तरीके से होती है। उसके अलावा इट कैन बी कल्टिवेटेड ऑन इरीगेटेड लैंड, रेनफेड एरिया, टाइडल वेटलैंड्स, अपलैंड रीजन, मतलब ऐसा एरिया, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो दूसरा इसको जो सनलाइट है वो भी प्रॉपर चाहिए होती है। तो ये ऐसे एरियाज पे ही ग्रो किया जाता है जहाँ पे एक तो सनलाइट अच्छे से आ रही हो और उसके अलावा वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। उसके अलावा द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर राइट कल्टीवेशन आर अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सनशाइन एंड अ रिलायबल वाटर सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी सनशाइन होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। 21 to 37 डिग्री तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो फेवरेबल माना गया है, और उसके अलावा रिलायबल वाटर सप्लाई होनी चाहिए। आगे की स्लाइड्स में आपको समझ आएगा कि रिलायबल वाटर सप्लाई की जरूरत क्यों है। उसके अलावा ये जो हमारा राइस है ये हम भारत की बहुत सी स्टेट्स में उगाया जाता है। जो नंबर 1 प्रोडक्शन में जो नंबर 1 स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है हमारा पंजाब, पंजाब के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है बिहार। तो ये मैप है, ये मैप भी मैं आपको स्लाइड में साथ में ही भेज दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, मतलब किस किस तरीके से राइस को कल्टीवेट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल कल्टीवेशन, फिर आता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस भी डिस्कस करेंगे ताकि हम एक प्रॉपर कंपैरिजन कर सकें। तो जो ट्रेडिशनल जो होता है हमारा ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड, उसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांटिंग इज मोस्ट कॉमन एंड इलेबोरेट मेथड ऑफ क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट फॉर राइस इन एशिया, मतलब पूरे एशिया में ये उगाया जाता है। और जो इसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना एक नर्सरी में राइस की जो सीडलिंग्स होती है उनको उगाया जाता है। जब वो मतलब 15 से 40 दिन तक जब वो प्रॉपर उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रास आ जाती है तब उसको ना एक अलग फील्ड में जाके उसको उगाया जाता है। उसको सो करने के लिए, मतलब ये काफी ना लेबर इंटेंसिव वो होता है,
क्रॉप होती है, लेबर इंटेंसिव, और उसमें क्या होता है कि जो खेत होता है ना उसमें 35 से 40 दिन तक उसमें फ्लड लाइक कंडीशंस मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं और उसमें फिर राइस को उगाया जाता है। और जब उसको हार्वेस्ट करना होता है उससे पहले तक हर हफ्ते उसमें मतलब प्रॉपर से उसको पानी देना पड़ता है। अब पानी इतना देना क्यों पड़ता है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि एक नर्सरी में हम चावल की खेती करेंगे, वहां पे क्या होगा कि वहां पे उसकी सीडलिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। उन सीडलिंग्स को फिर वहां से उखाड़ लिया जाएगा, फिर खेत को क्या किया जाएगा 35 से 40 दिन तक उसमें प्रॉपर फ्लड लाइक कंडीशंस मेंटेन करके रखी जाएंगी, मतलब उसको पूरा पानी से भर दिया जाएगा। फिर उसमें जो हमारा पैडी होगा उसकी वो की जाएगी, उसको वहां पे लगाया जाएगा और फिर लगा के उसको छोड़ दिया जाएगा। उसमें 35 से 40 दिन तक मतलब प्रॉपर उसको पानी के ऊपर पानी से उसको ढका जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 40 दिन के बाद हर हफ्ते उसको फिर से पानी से भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा? अंटिल फ्यू वीक्स बिफोर द हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग से कुछ हफ्ते पहले तक हर हफ्ते उसको प्रॉपर पानी से भरा जाएगा। ये आप देख सकते हो, वो जो पीछे पड़ी है ये आपकी राइस सीडलिंग्स होती हैं, ये वाली, और ये देखो ये मजदूर ऐसे एक एक सीडलिंग को बोते जाते हैं और ये जो फ्लड लाइक कंडीशन ऐसे यहाँ पे आपको ये जो पूरी शो हो रही है ये फ्लड लाइक कंडीशंस ऐसे करके मेंटेन की जाती हैं। और इसकी बस वो यही है कि लिमिटेशन इसकी यही है कि एक तो इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगता है, दूसरा पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो उस वजह से आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लडिंग ऑफ फील्ड इज इनिशियल स्टेज ऑफ सीडलिंग्स ग्रोथ आर कॉम्प्रोमाइज बाय वीट ग्रोथ। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वो फ्लड लाइक कंडीशंस क्यों बनाई जाती हैं। तो असल में क्या होता है कि जब हम राइस उगाते हैं ना, अगर फ्लड लाइक कंडीशंस ना बनाए तो उसमें ना छोटी छोटी दूसरी घास जिसको वीड कह दिया जाता है वो ग्रो हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो राइस की जो कल्टीवेशन होती है उसमें प्रॉब्लम कॉज करती है। तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ना, ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई ही ना मिले, जो वीड की ग्रोथ है, मतलब वीड ग्रो ही ना हो पाए, ग्रो होगी कैसे नहीं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो वीड ग्रो ही नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए वहां पे मतलब प्रॉपर फ्लड लाइक कंडीशन बनाई जाती है। जो वाटर होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है, जिस वजह से वीड वहां पे ग्रो नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे राइस सीडलिंग को क्यों नहीं कुछ होता, मतलब अगर वहां पे वीड नहीं हो रही तो राइस सीडलिंग कैसे हो रही है। जो राइस सीडलिंग्स होती है ना वो एक्चुअली जो अपनी ऑक्सीजन लेनी होती है ना उन्होंने वो ना अपनी रूट्स के थ्रू ले लेती हैं सॉइल से, ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही उसकी पिक्चर ली गई है डायरेक्ट कल्टीवेशन मेथड की, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारी ये जो पड़ी है ये सीडलिंग्स है, ये वाली, इनको नर्सरी में उगाया जाता है और फिर नर्सरी से लाके इनको यहाँ पे खेत में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ये हमारी पंजाब सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस को। कुछ जगहों पे अभी भी होती है। डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस में क्या होता है, मैं ना आपको फोटो से दिखाता हूँ। डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस ऐसी होती है, इसको ना पहले नर्सरी में नहीं उगाया जाता, डायरेक्ट सीड्स को ही ना खेत में ऐसे फेंक दिया जाता है। बस इसमें एक लिमिटेशन होती है, वो भी आपको बताता हूँ, हालांकि इसके फायदे भी हैं। फायदे देखते हैं पहले। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक ऑफ पैडी सेव्स वाटर एंड लेबर कॉस्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनल कल्टीवेशन। अब ये पानी भी सेव करती है क्योंकि इसमें एज सच फ्लड लाइक कंडीशन मेंटेन करके नहीं रखनी पड़ती। हालांकि पानी की जरूरत इसमें पड़ती है, पर कंपेयर टू जो पिछला मेथड था उसके कंपैरिजन में 30% वाटर लेस यूज होता है। उसके अलावा लेबर कॉस्ट इसकी कम होती है। पिछली स्लाइड्स में देखो, ये देखो कितना लेबर लगा हुआ है, और ये इस स्लाइड में देखो एक ही बंदा जो है उसकी सीडलिंग कर रहा है। इसमें क्या करते हैं कि जो दाने होते हैं राइस के वही बस ऐसे खेत में फेंकने होते हैं और उसके ऊपर से पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीड्स आर सोन डायरेक्टली इन द फील्ड रादर देन ट्रांसप्लांटिंग द सीड्स, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि जो सीड्स हैं वो डायरेक्टली फेंक दिए जाते हैं। इट रिड्यूस द कॉस्ट बाय ₹6,000 पर एकड़, मतलब
पर एकड़ के हिसाब से 6000 जो रुपीस की कॉस्ट है ना वो कम पड़ती है, और इसके अलावा यूजेस 30% लेस वाटर। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? इन DESR द सीड रिक्वायरमेंट इज हाई इन ट्रांसप्लांटिंग। इट इज जो पिछला मेथड था उसमें 4 to 5 kg पर एकड़ जो सीड लगता है, लेकिन जो ये डायरेक्ट सीडिंग है इसमें 8 to 10 kg पर एकड़ राइस लगता है। ठीक है, पर एकड़ मतलब सीड लगता है। अब क्योंकि उसमें एक एक सीड करके बोया जाता था इसलिए कम लगता था, और इसमें एक साथ फेंकना पड़ता है इसलिए यहाँ पे ज्यादा लगता है। अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले कहाँ पे आया था, और उसके अलावा क्या इसके फायदे हैं। तो देखो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन मेडागास्कर। मेडागास्कर ये अफ्रीका के पास में एक आइलैंड है, वहां पे पड़ता है ये मेडागास्कर, इन 1980, एंड सिंस देन सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब इंडिया में भी ये प्रैक्टिस किया जाता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये क्या करता है? इट प्रोमिसेस टू सेव 15 to 20% ऑफ ग्राउंड वाटर, इंप्रूव राइस प्रोडक्टिविटी विच इज ऑलमोस्ट एट स्टैग्नेंट पॉइंट नाउ। एक तो ये जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज कम होता है इसमें, और उसके अलावा ये इंप्रूव करता है राइस की प्रोडक्टिविटी। वो कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है या कितना उससे फायदा होता है वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। उससे पहले इसको यूज कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं? फील्ड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लोइंग एंड शुड बी लेजर लेवल्ड। लेजर लेवल का मतलब ये होता है कि जो फील्ड है ना प्रॉपर, जैसे एक टेबल होता है ना, मतलब आपका स्टडी टेबल होता है, उसके जैसे उसको मतलब प्लेन, एकदम प्लेन कर दिया जाता है। प्लेन करने का रीजन ये होता है क्योंकि इसमें वाटर को कम यूज करना होता है, तो जो वाटर जो है वो हर जगह पे बराबरी से पहुंच सके, उस वजह से उस फील्ड को प्लेन कर दिया जाता है। और उसके अलावा मैं आगे जाके आपको इसका एक और रीजन बताऊंगा। अब प्लेन करने का, यहाँ पे प्लेन करने का एक रीजन ये भी है कि अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा ना, मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी, तो कहीं पे अगर ऊंची होगी तो वहां पे पानी पहुंच नहीं पाएगा, अगर कहीं पे नीची होगी तो वहां पे ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। इस वजह से हमें इसको लेजर फील्ड करना पड़ता है। ठीक है, लेजर लेवल करना पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द इरिगेशन इज अप्लाइड इन द फील्ड, then irrigation is applied in the field which is not a flooding of field like traditional method but less than that well irrigated field। मतलब इसमें फ्लड लाइक कंडीशंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, उतना पानी नहीं लगता इसमें, हाँ, लेकिन उसको वेल इरिगेटेड फील्ड बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो आपकी पैडी प्लांट्स होते हैं उसकी सीडलिंग की जाती है नर्सरी में ही। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब उस सीडलिंग को उखाड़ा जाता है तो उसके साथ ना सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसकी रूट्स होती हैं, वो ना साथ में अटैच होने चाहिए, और जो उनकी रूट्स होती हैं उनको मिनिमम डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, ताकि मतलब तभी वो अपना प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं तभी वो अपना प्रॉपर रिजल्ट्स शो करते हैं। उसके अलावा एंड देन ट्रांसप्लांटेड इन लाइंस, इनको एक लाइन में लगाया जाता है। मैं अभी आपको ना यहाँ पे बना के बताता हूँ। जो इसकी, हाँ, इसकी ना ऐसे होती है, जैसे ऐसे करके प्रॉपर उसको ना 10-10 इंचेस की दूरी पे लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, फिर 10 इंच बाद यहाँ पे लगा दिया, फिर 10 इंच बाद यहाँ पे ऐसे करके लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, 10 to 12 डेज, मतलब उसको पहले नर्सरी में उगाया जाएगा, फिर जब वो 10-12 दिन के हो जाएंगे फिर उनको वहां से लाके इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जो उसके रूट्स हैं उसके साथ जो सॉइल पार्टिकल्स हो वो इंटैक्ट हो और उनको मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, और फिर उसको प्रॉपर 10 इंचेस की दूरी पे लगाया जाता है। ठीक है, 10 इंचेस की दूरी पे लगाने का रीजन ये होता है कि जो प्लांट है ना, पैडी प्लांट है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, सीडलिंग्स और नर्सरी शुड बी लोकेटेड एडजेसेंट टू द मेन फील्ड। मतलब जो नर्सरी जहाँ पे उसको उगाया जा रहा है ना, वो फील्ड के पास में ही हो, ज्यादा से ज्यादा वो 30 से 40 मिनट की दूरी पे हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर ज्यादा दूरी होगी तो जब तक हम उसको नर्सरी से हमारी फील्ड तक लाएंगे तब तक जो है जो उसका जो सॉइल पार्टिकल्स है ना वो सूख जाएंगे और वो प्रॉपर अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आगे देखते हैं, अंडर SRI 2 kg सीड इज रिक्वायर्ड टू ग्रो अ नर्सरी फॉर 1 acre। अब हमने क्या देखा
कि जो SRI है ना टेक्निक, इसमें सिर्फ अगर 1 एकड़ में राइस लगाना है तो सिर्फ 2 kg ऑफ सीड रिक्वायर है। डायरेक्ट मेथड जो था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें हमने देखा था कि उसमें ऑलमोस्ट 5 kg लगता था, और जो डायरेक्ट मेथड था जिसमें हम बीज फेंक के उगा रहे थे उसमें लगते थे ऑलमोस्ट 10 kg। तो इसमें सबसे कम सीड रिक्वायरमेंट होती है। और अब देखते हैं कि इसका मतलब फायदा क्या है। SRI प्लॉट्स विटनेस अराउंड 22.34 मोर राइस यील्ड ऑफ राइस एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। अब ये क्या कहता है कि अगर 1 एकड़ में जो पिछला प्लांट था, मान लो डायरेक्ट मेथड है, अगर उसमें 1 एकड़ से 100 kg मान के चलते हैं कि उसमें अगर 1 एकड़ से 100 kg राइस की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, तो जो SRI वाला मेथड है इसमें 122 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस होगा, और पानी भी कम यूज होगा, और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और आगे देखते हैं, द टोटल नेट रिटर्न इज हायर पर एकड़ एज SRI एज ट्रायल कंडक्टेड इन फील्ड फाउंड दैट 21,000 to ₹40,000 मोर नेट रिटर्न। मतलब जब इसका ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, मतलब कुछ एकड़ जमीन पर इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, बाकियों से इसको कंपेयर किया गया, तब उन्होंने पाया कि 21,000 से 40,000 तक का ज्यादा नेट रिटर्न मिलता है कंपेयर टू बाकी जो दूसरी टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल और DSR। तो ये इसका फायदा है। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आज हमने कवर किया सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो जो इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, और उसके अलावा हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। और जो हमारे बाकी कोर्सेज हैं उसमें आप अप्लाई करने के लिए या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ साइंस एंड टेक के, ये आप ना कोई भी एग्जाम आ रहा है जिसमें अगर साइंस एंड टेक मेंशन है तो ये जो क्वेश्चन है वहां पे पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड। ये जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो डिकोड करना काफी मुश्किल होता है साइंस एंड टेक का, तो ये हमने जो PPSC की साइट है ये हमने वहां से रिट्रीव किया है, उसका सिलेबस वहां से हमने ढूंढा है, तो वहां उसी से रिलेटेड हम आपको टॉपिक्स करवा रहे हैं। जो आपके जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं वहां पे उन्होंने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है कि साइंस एंड टेक कवर होगा, उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया कि साइंस एंड टेक में क्या क्या कवर होगा। तो मैं एक आध दिन में, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आज ही भेज दूंगा कि साइंस एंड टेक में क्या क्या कवर होता है। तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, डिफेंस रिसर्च होता है, एग्रीकल्चर होता है, सुपर कंप्यूटिंग होती है, तो ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, सॉरी रोबोटिक्स भी हो गया, रोबोटिक्स भी इसी में कवर होता है। तो जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो साइंस एंड टेक में कवर होते हैं। तो इसके सिलेबस को ना ऐसे करके डिकोड करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक्स करवा रहे हैं। तो ऐसा ना समझिएगा कि ये मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक आ रहे हैं, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और इससे जब आप अपने एग्जाम्स दोगे तो अब आप देखोगे भी कि इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। तो जो हमारी आज की क्लास थी वो यहीं तक थी। तो और उसके अलावा हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आप इनरोल करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने संडे और जो ये कमिंग संडे है और उसके अलावा जो मंडे है, मतलब 12th और 13th को हमने ADA का फ्री मॉक टेस्ट रखा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा ADA के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी बच्चे ने फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेस्ट को अटेंड कर सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।